हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग प्लास्टिक एनालिसिस ऑफ बीम के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में देखेंगे जिसका नाम है शिफ्ट फैक्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। जो शिफ्ट फैक्टर है, ये शिफ्ट फैक्टर जो यहाँ पे लिख रखा है कि शिफ्ट फैक्टर जो होता है वो रेशियो होता है किसका, प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी ऑफ अ सेक्शन और एंड मोमेंट कैपेसिटी ऑफ अ क्रॉस सेक्शन। अब ये क्या होता है, ये पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं कि प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी और एंड मोमेंट कैपेसिटी क्या होता है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस उस पॉइंट पे जब हमारा बीम टोटली फुल्ली प्लास्टिक स्टेट को रीच कर चुका है, उस समय जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी। पिछले लेक्चर अगर नहीं देखा है आपने तो पिछले लेक्चर देख लीजिए, बाकी के दो लेक्चर, ठीक है। एंड मोमेंट कैपेसिटी वो कैपेसिटी होता है, मतलब वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है जिस पॉइंट पे हमारा बीम का लोडिंग की वजह से टॉप या बॉटम फाइबर एल्ड करना स्टार्ट करता है। मतलब वो एल्डिंग पे फर्स्ट पॉइंट पे रीच करता है, मतलब उसका टॉप या बॉटम फाइबर एल्डिंग पे रीच करता है। मोमेंट प्लास्टिक फुल्ली प्लास्टिक वो होता है जब हमारे बीम का ईच एंड एवरी फाइबर एल्डिंग पे रीच कर जाता है, तो वो होता है प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी। उस पॉइंट पे जो एमओ आता है उसको बोलते हैं प्लास्टिक मोमेंट ऑफ कैपेसिटी। और जब टॉप और बॉटम फाइबर जब एल्डिंग करता है सिर्फ, तो उस मोमेंट पे जो एमओ निकल के आता है उसको बोलते हैं एंड मोमेंट कैपेसिटी। तो ये शिफ्ट फैक्टर है, ये जो शिफ्ट फैक्टर है ये इन दोनों का रेशियो है, एमपी अपन में एम वाई। एमपी का फॉर्मूला हम देख चुके हैं, एफ वाई इंटू जेड पी। एफ वाई क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेस, और जेड पी क्या है, प्लास्टिक मॉडुलस, ये पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। एफ वाई क्या है, ये भी यील्ड स्ट्रेंथ है, और जेड क्या है, सेक्शन मॉडुलस। ये ध्यान दीजिएगा कि क्योंकि प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी में हम लोग जो हमारा बीम जो है वो फुल्ली प्लास्टिक स्टेट पे रीच कर चुका है, जो हमारा स्ट्रेस डायग्राम होता है वो लीनियर या फिर ट्रायंगुलर ना होके वो रेक्टेंगुलर निकल के आता है कुछ, जिसके वजह से यहाँ पे जेडपी टर्म आता है। ये पिछले क्लास में आप लोग देखिएगा कि जेडपी कहाँ से आता है, जेडपी का क्या मतलब है। ये जेड आता है इसलिए क्योंकि एंड मोमेंट कैपेसिटी पे हमारा जो स्टिल जो स्ट्रेस डायग्राम है वो अभी भी लीनियर यानी कि ट्रायंगुलर है, जिसकी वजह से यहाँ पे इलास्टिक मॉडुलस आता है जो कि बेंडिंग फॉर्मूला निकल के आता है। इसलिए एफ वाई कट हो जाएगा, लास्टली हमारा जेडपी अपन में जेड जो निकल के आएगा वो शिफ्ट फैक्टर है। अब हम लोग शिफ्ट फैक्टर का सिग्निफिकेंस को देखेंगे कि क्या सिग्निफिकेंस है इसका, क्योंकि कुछ ना कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा कि इसका पढ़ने का क्या मतलब है। हम लोग प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी और एंड मोमेंट कैपेसिटी का रेशियो क्यों पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होगा इसका। और ध्यान दीजिएगा इसके डेफिनेशन में, इसके नाम में ये शेप आ रहा है, इसका मतलब ये शेप से कुछ मतलब होगा। मतलब होगा कि ऐसी बात है कि जो एंड प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी है और एंड मोमेंट कैपेसिटी है, एक हमेशा एक क्रॉस सेक्शन का होता है। एक जब हमेशा क्रॉस सेक्शन का होता है तो वो शेप पे डिपेंड करता है कि क्रॉस सेक्शन का शेप कैसा है, तो वो क्रॉस सेक्शन के शेप पे ये रेशियो डिपेंड करता है, इसलिए इसको बोलते हैं शिफ्ट फैक्टर। अब इसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं क्या होता है। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग शिफ्ट फैक्टर के सिग्निफिकेंस के बारे में, क्या प्रॉपर्टी है इसका, क्या इंडिकेट करता है ये। तो सबसे पहली बात कि शिफ्ट फैक्टर जो ये रिप्रेजेंट करता है ये किसी भी सेक्शन का, किसी भी बीम के सेक्शन का रिजर्व स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। ये रिजर्व स्ट्रेंथ क्या है इसके बारे में भी देखेंगे हम लोग। रिजर्व स्ट्रेंथ इंडिकेट करता है बीम सेक्शन का बियॉन्ड यील्ड मोमेंट। यील्ड मोमेंट के बाद के स्ट्रेंथ, मतलब यील्ड मोमेंट के बाद के जो रिजर्व स्ट्रेंथ बीम के पास पड़ा हुआ है टू रीच प्लास्टिक स्टेट पर रीच करने में, यील्ड मोमेंट से प्लास्टिक स्टेट पर रीच करने में कितना उसके पास रिजर्व स्ट्रेंथ पड़ा हुआ है। इसको रिजर्व स्ट्रेंथ क्यों बोल रहे हैं अभी देखते हैं हम लोग। रिजर्व स्ट्रेंथ पड़ा हुआ है उस चीज को इंडिकेट करता है ये शिफ्ट फैक्टर। तो ध्यान से आप समझ लीजिए कि शिफ्ट फैक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, रिजर्व स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करता है किसका, बीम सेक्शन का यील्ड मोमेंट से प्लास्टिक स्टेट पे रीच करने में कितना और ज्यादा हमको लोड लगाना पड़ रहा है, तो वो एक्स्ट्रा जो बीम का स्ट्रेंथ होगा उसी को बोलते हैं रिजर्व स्ट्रेंथ। तो अभी इसके बारे में देखते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, मोर इज द शिफ्ट फैक्टर। शिफ्ट फैक्टर जितना ही ज्यादा होगा, शिफ्ट फैक्टर मोर होगा, तो हमारा जो रिजर्व स्ट्रेंथ होगा वो उतना ही ज्यादा निकल के आएगा कि हमारे पास और भी ज्यादा रिजर्व स्ट्रेंथ है। इसके लिए यील्ड मोमेंट से प्लास्टिक स्टेट तक रीच करने के लिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। शिफ्ट फैक्टर इज मोर, रिजर्व स्ट्रेंथ इज मोर। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, और अच्छे से समझने के लिए हम वापस से जो बीम डायग्राम है, जो स्ट्रेस डायग्राम है, उसका सहारा लेते हैं।
कैसे उसका सहारा लेते हैं देखिए। कहने का मतलब थोड़ा सा सेफ फैक्टर को और अंदर तक समझते हैं। जैसे क्रॉस सेक्शन हो गया, हम स्ट्रेस डायग्राम बनाने जा रहे हैं। स्ट्रेस डायग्राम तब का बनाने जा रहे हैं जब फर्स्ट टॉप फाइबर या बॉटम फाइबर पे एंडिंग स्टार्ट हुआ। ये स्टार्ट हो गया एंडिंग, ये एफ आई तक पहुंच चुका, ये एफ आई तक पहुंच चुका, बाकी सारे फाइबर अभी एफ आई तक नहीं पहुंचे, ये कम है अभी। तो हमारा जो स्ट्रेस डायग्राम निकल जाएगा वो लीनियर या ट्रायंगुलर निकल के आएगा। और वही फिर प्लास्टिक स्टेट पे निकलते हैं, फुल्ली प्लास्टिक स्टेट पे जो हमारा स्ट्रेस डायग्राम होगा वो कुछ ऐसा होगा। ऑलमोस्ट ऑल द फाइबर ऑफ द क्रॉस सेक्शन वो एंड कर चुका होगा, ये एफ आई तक पहुंच चुका होगा सब। ऑलमोस्ट ऑल जो बीच का कुछ छोड़ के बाकी सारे फाइबर जो होंगे वो एफ आई तक पहुंच चुके होंगे। ये हमारा प्लास्टिक स्टेट है, ये हमारा इलास्टिक स्टेट है, ये हमारा टिल्ड स्टेट है, यील्डिंग स्टेट है। जस्ट यील्डिंग पे रीच किया हमारा टॉप फाइबर बॉटम फाइबर। तो फिर सेफ फैक्टर क्या इंडिकेट कर रहा है, आप पिछले लेक्चर से रिलेट कर सकते हैं कि यहां से यहां तक पहुंचने में मैंने यहाँ पे कुछ डायग्राम बना के लिखा हुआ था कि कितना फर्दर लोड, मतलब अप्लाई फर्दर लोड को फर्दर अप्लाई करें। इससे पहले हम लोग सेफ कैपेसिटी पे थे, सेफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पे बीम, तो वहां पे थे। तो वहां से फर्दर लोड करने के बाद हम लोग इस पे रीच किए थे। इसका मतलब वो लोड एक्स्ट्रा लोड देना पड़ा था हमको यहाँ तक यील्ड मोमेंट कैपेसिटी तक रीच करने के लिए। उसके बाद हम लोग को फर्दर आगे लोड और देना पड़ेगा प्लास्टिक स्टेट पे रीच करने के लिए। तो ये जो आगे और लोड देना है ना, यहां से यहां तक जितना लोड एक्स्ट्रा दिए वो लोड एक्स्ट्रा तो बियर कर रहा है ना हमारा बीम। आरसीसी में हम लोग इसी स्टेट को बोल देते थे, यहाँ पे हमारा यील्डिंग स्टार्ट हुआ उसको बोल देते थे कि फेलियर हो गया है। आरसीसी में यहाँ पे टॉप फाइबर पे यील्डिंग स्टार्ट हुआ, हम लोग बोलते थे कि फेलियर हो गया है, बीच के क्रॉस सेक्शन को, बीच के फाइबर को देखते ही नहीं थे। तो वहां पे जो स्ट्रेंथ निकल के आएगा वो कम निकल के आएगा, जो लोड करने की कैपेसिटी होगा वो कम निकल के आएगा, कम लोड बियर कर पा रहा है, कम लोड पे ही वो फेल कर गया, इसीलिए फेल कर गया। लेकिन हम जो यहाँ प्लास्टिक स्टेट पढ़ रहे हैं ना, प्लास्टिक एनालिसिस, उसमें क्या कर रहे हैं कि लोड को और फर्दर आगे बढ़ा रहे हैं। लोड को फर्दर आगे बढ़ाने का मतलब कि लोड को और फर्दर आने का मतलब और ज्यादा लोड ये बीम बियर कर पाएगा फेलियर से पहले तक। ये भी फेलियर है, इसको आरसीसी में फेलियर बोल दिए थे, इसको अभी प्लास्टिक में फेलियर बोल रहे हैं कि एक्चुअली ये फेलियर नहीं है। आप खुद समझिए, टॉप फाइबर बॉटम फाइबर का फेल होने से क्या पूरा बीम फेल हो जाएगा क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोसेशन जायज सी बात है, फेल नहीं कर पाएगा। इसको फेल करने के लिए एक एक फाइबर इसका यील्ड करना पड़ेगा, उसको फेल होना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाके अल्टीमेट फेलियर हो रहा है और यहाँ पे जाके रिजिड बॉडी रोटेशन की तरह ये हिंज बन के फेल कर जाएगा। तो इसको बोलते हैं फेल्यूर। मतलब यहाँ तक ये बीम सस्टेन करेगा लोड को, लोड करेंगे कैपेसिटी यहाँ तक आएगा। इसलिए जो यहाँ से यहाँ तक रीच करने में एक्स्ट्रा लोड लगा रहा है, जो एक्स्ट्रा बीम लोड बियर कर रहा है, उसी को बोलते हैं रिजर्व स्ट्रेंथ। कि इसके पास भाई रिजर्व स्ट्रेंथ है। हम लोग यहाँ तक पहले यूटिलाइज करते थे इलास्टिक एनालिसिस में, आरसीसी में जब पढ़े थे तो, लेकिन अब नहीं। वो ऐसा करने का कोई फायदा नहीं होगा। हम लोग इकोनॉमिकल डिजाइन नहीं कर रहे हैं, मतलब हम लोग को इतना मटेरियल को बर्बाद कर दे रहे हैं। सिर्फ टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर देख के पूरे मटेरियल को, पूरे प्रोसेस को ऐसा बोल रहे हैं फेल है, ये बहुत गलत चीज था। तो सिर्फ फैक्टर तभी इंट्रोड्यूस हुआ कि हम लोग यील्ड मोमेंट कैपेसिटी से प्लास्टिक कैपेसिटी तक रीच करने के लिए, प्लास्टिक स्टेट तक रीच करने के लिए कितना एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ की जरूरत है, कितना एक्स्ट्रा लोड की जरूरत है, वो रिजर्व स्ट्रेंथ उसको बोला जा रहा है। तो उस रिजर्व स्ट्रेंथ को ही बोलते हैं सेफ फैक्टर ओवर द यील्ड टू, मतलब यील्ड से प्लास्टिक पे रीच करने के लिए जितना स्ट्रेंथ उसको रिक्वायर्ड है, उसी को बोलते हैं सेफ फैक्टर। तो ये होगी पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। चलिए तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं, नेक्स्ट सिग्निफिकेंस सेफ फैक्टर का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि सेफ फैक्टर जो होता है वो हमेशा एक से बड़ा होगा। आपको ये लग रहा होगा कैसे, सेफ फैक्टर इसका क्या था, MP अपॉन में MY। प्लास्टिक मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी हमेशा इलास्टिक वाले से बड़ा होगा। कैसे बड़ा होगा? क्योंकि टॉप फाइबर का यील्डिंग रीच करना और पूरे फाइबर का यील्डिंग रीच करना दोनों डिफरेंट चीज है। दोनों डिफरेंट चीज इसलिए है कि टॉप फाइबर जब रीच किया होगा उसमें स्ट्रेस हमारा इलास्टिक लिमिट के अंदर होगा, प्लास्टिक लिमिट के अंदर, इलास्टिक लिमिट के अंदर होगा। और जब लोड कैरिंग कैपेसिटी कम होगा और जब प्लास्टिक मोमेंट पे रीच किए हैं हम लोग, इसका मतलब सारा फाइबर यील्डिंग पे रीच कर गया है। इसका मतलब जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होगा वो ज्यादा निकल के आएगा। तो इसलिए MP जो होगा हमेशा ही MY से बड़ा होगा। एक बात सोच के देखिए कि क्या आपका बीम कभी यील्ड करने से पहले फेल कर सकता है क्या? मतलब टॉप और बॉटम फाइबर के यील्ड करने से पहले सारा फाइबर यील्ड हो सकता है क्या? सारा फाइबर बॉटम बीम का तभी यील्ड करेगा जब टॉप और बॉटम फाइबर यील्ड कर देगा स्टार्टिंग में तक। बेसिक चीज है। तो अब एक चीज और लिखा हुआ है यहाँ पे कि फॉर वेरी थिन क्रॉस सेक्शन, अगर क्रॉस सेक्शन बहुत ही पतला हो, क्रॉस सेक्शन बहुत ही पतला हो, तो आप ये देख सकते हैं कि उसका टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर में बिल्कुल अंतर ही ना रह जाए, इतना पतला हो, उसका टॉप फाइबर बॉटम फाइबर एकदम पास हो, तो MY और MP अप्रोक्सीमेटली बराबर निकल के आ जाएगा।
ये भी कैसे, ये समझ अब तो खुद से समझ सकते हैं कि MY और MP कैसे टॉप पतले सेक्शन के बराबर निकल के आ जाएगा, क्योंकि टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर का यील्ड का ना, वो टॉप फाइबर बॉटम फाइबर है ही बस उस सेक्शन में। अगर इतना पतला सेक्शन है उसमें सिर्फ टॉप और बॉटम फाइबर ही है, बीच में कुछ फाइबर ही नहीं है, थोड़ा बहुत फाइबर है, तो उसका टॉप फाइबर बॉटम फाइबर का यील्ड करना ही उसके प्लास्टिक के बराबर हो गया, कि ऐसा हो जाए कि पूरा फाइबर ही उसका रीच कर गया। एक चीज और से समझ सकते हैं आप लोग, यील्ड डायग्राम में जब यील्ड मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी पे जब हमारा सेक्शन था, तो इसका डायग्राम स्ट्रेस डायग्राम ऐसा था, प्लास्टिक वाले पे ऐसा था। तो आप लोग ये हल्का फुल्का देख सकते हैं कि इसका हालांकि पूरा फाइबर तो यील्ड कर चुका है, लेकिन इतना जो पतला फाइबर है जो हम जिसको दिखा करते हैं कि y लगभग इक्वल टू 0 निकल के आता है, ये बहुत छोटा निकल के आता है ये डिस्टेंस, ये अभी भी यील्ड नहीं किया था, टोटली यील्डिंग पे नहीं रीच किया था, ये भी इलास्टिक लिमिट के अंदर ही है। जिसका मतलब आप खुद से समझ सकते हैं कि अगर पतला इतना पतला क्रॉस सेक्शन होता तो इसका ये जोन और ये जोन सेम देखने को मिल रहा है, मतलब कि इसका ये पॉइंट कि यील्ड मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी और प्लास्टिक मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी सेम निकल के आता है। इसलिए फॉर वेरी थिन क्रॉस सेक्शन जो MP और MY जो है वो बराबर निकल के आता है। इसलिए सेफ फैक्टर जो हमारा होता है बहुत थिन क्रॉस सेक्शन के लिए, बहुत पतले क्रॉस सेक्शन के लिए, वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 होता है। ये प्रॉपर्टी था हमारा, तो इसको सेफ फैक्टर को डिस्कस कर लिए। सेफ फैक्टर को और आगे और थोड़ा सा डिटेल में एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, लेकिन फिलहाल पे इतना समझना काफी है कि सेफ फैक्टर क्या होता है, सेफ फैक्टर का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों स्ट्रक्चर में हम सेफ फैक्टर देख रहे हैं, क्यों आरसीसी में सेफ फैक्टर का जरूरत नहीं आया, क्यों प्लास्टिक एनालिसिस जब बीम स्टील का कर रहा है तो सेफ फैक्टर का जरूरत है। तो ये चीज हमको समझ में आ गया। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो होगा वो आगे देखेंगे और टर्म्स के बारे में, हमारे स्टील में जो और भी टर्म्स के बारे में। तो तब तक के लिए थैंक यू, और आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और आपको अगर ये चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा।